हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष झा और आज आप लोगों के आशुतोष सर डिस्कस करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। एक्चुअली ये सिलेबस यूपी वालों के लिए तो पता नहीं हड़कंप मच गया जैसे स्टूडेंट्स में, जैसे ये बात आई है ना। कोई बात नहीं बेटे, देखो डरने की बिल्कुल भी ज्यादा जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं डरने की। ये जो भी आपका सिलेबस आया ना, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बेसिकली इसके अंदर है कुछ 6-7 हमारे पास यूनिट्स है। उस यूनिट्स को बहुत ही एकदम प्रॉपरली वे में डीप डिस्कशन होगा, एकदम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या है सिलेबस एक्चुअली में, क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या रहेगा, मतलब कि कैसे अप्रोच रखें, मतलब कि कैसे पढ़ें, बहुत सारी चीजें। और ऑलमोस्ट सारे डिस्कस मैं कोशिश करूंगा कि एज अ स्टूडेंट आप लोगों के लिए भी चीजें नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, आप लोगों के लिए सारी चीजें नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है सिलेबस कैसा है। हमने एक्चुअली इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कर रखा है, हमारी मैकेनिकल के सिलेबस में मैंने आप लोगों को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ाया है। ऑल्दो थर्ड बैच का नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो फर्स्ट और सेकंड बैच में मैंने ऑनलाइन करवाया, ऑफलाइन वालों का भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग करवाया, एक्चुअली सब्जेक्ट नेम वाज इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें बहुत ही डीप वे में डिस्कस करी थी, बहुत सारी चीजें, फर्स्ट हैंड प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, हमारे शीट्स, बोर्ड्स, बहुत सारी जो बेसिक चीजें है ना। देखो दोनों में फर्क क्या है ना, वो भी समझेंगे। पहले जो हमने किया वो हमने एक्चुअली जो डिस्कस किया सिलेबस, वो ओवरऑल लीड को ध्यान में रख के बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर और एकदम डीप में जो भी चीजें हमारे पास हैं, जो बहुत ही कॉमन फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा चुके हैं आपके टॉपिक्स, उन टॉपिक्स का कोलैबोरेशन हमने एक तरह से वो कवर किया। लेकिन अभी जो आपके पास ये नया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस निकल के आया ना, इसमें मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि इसको अगर मैं फर्स्ट हैंड अगर मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ाऊं ना, तो उसके लिए जो मैंने आप लोगों को बेसिक करवाया है ना, वो बेसिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दैट मस्ट बी नीडेड, मतलब कि दैट विल बी नीडेड, उसको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि उसके बिना आपको ये नहीं समझ में आने वाला। और जो भी ये सिलेबस है, वो कहीं ना कहीं जो 12th का हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस है ना, वो ऑलमोस्ट ओवरलैप कर रहा है। मैंने स्टडी किया है आपके सिलेबस को, मैंने देखा कि ऑलमोस्ट यार कुछ चीजें ऐसी है जो एक्सक्लूडेड है, बट ऑलमोस्ट 98%, 95% तक आपका सिलेबस जो है ना, वो ओवरलैप कर रहा है। तो मतलब कि कहने का मतलब ये कि अगर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के बेस पे अगर ये सिलेबस है, तो कोई भी कर सकता है, नो डाउट। वो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हो, है ना, मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, सीएस हो, कोई भी स्टूडेंट हो ना, ये सिलेबस ऐसा कॉमन सिलेबस है ना कि आप सारे बहुत ही इजीली कर सकते हो। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्चुअली हो रहा है ना, तो ये सारा सिलेबस हम ना बिल्कुल डीप में डिस्कशन करने वाले हैं। जब मैं आपको ये सिलेबस पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली थोड़ा अच्छे से, बहुत ही ब्रॉड वे में, अच्छी तरीके से सारा कुछ कवर करेंगे, कुछ भी ना छूटे। जो हमारे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो 50 के 50 आपको आते हो, भले लगाना 40 है, लेकिन 50 के 50 आपको आते हो। इस तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। वो बहुत ही अच्छे वे में सारा कुछ कवर होगा। अभी फाइनली एक बार देख लेते हैं कि हमने पीछे करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, फुल सिलेबस डिस्कशन इन डिटेल, वो डेफिनेटली होगा। एक बार पहला सिलेबस जो हमने अभी कवर किया है ना, वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग, हमारे सब्जेक्ट का नाम ये था। मैं एक बार पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है यार, इतना मैं तो ये समझ रहा हूँ बल्कि कि अगर आप सोम वगैरह नहीं पढ़ रहे हो, और अगर आपको एक लिमिटेड ये सिलेबस दे दिया गया है, 6-7 इसमें स्टेप्स हैं आपके, स्टेप्स मतलब यूनिट्स हैं आपके, और अगर यही कवर करना है और बाकी चीजें नहीं करनी है, तो आई मस्ट से कि यार आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ना कि थ्रेट है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसको बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। और इंजीनियरिंग ड्राइंग कहीं ना कहीं, चलो मैं मैकेनिकल की बात नहीं कर रहा, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग ओवरऑल अगर देखो ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सोम से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। जो जो नहीं पढ़ना चाहते सोम जैसे सब्जेक्ट्स, तो उनको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में बेसिकली जो अभी जो नया सिलेबस आया है, उसको मैं जब डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो आपको पता लगेगा कि सर कहां तक बताने की, किस टॉपिक में फर्दर कितने डिविजन्स हैं, या फिर कहां तक है इसका एक्सटेंट, और कहां तक हम कवर करने वाले हैं। चलो एक बार ये सिलेबस वैसे पहले वाला देख लेते हैं जो हमने किया है एक्चुअली, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग। मतलब कि फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें हमने बिल्कुल बेसिक डिस्कशंस किया था। जो सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन है, वो हमने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। और जो बेसिक सारी चीजें हैं, नॉर्मल चीजें, जैसे हमारे पास टाइप्स ऑफ शीट्स, टाइप्स ऑफ ड्राइंग बोर्ड्स, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। सेकंड हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और बेटा ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन अब बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है आपके अभी वाले सिलेबस में। तो जो भी चीजें हमने कवर किया ना,
definitely that is not in the vein, it will definitely help us in the long run, क्योंकि हमको ये बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है जो भी हमने पढ़ा ना। ऑर्थोग्राफिक व्यूज, हमने ऑर्थोग्राफिक व्यूज देखे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखे, अब हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यहाँ पे इस तरीके से काम आने वाला है, यू कैंट इवन इमेजिन बेटे। अभी देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जब नया सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे ना। नेक्स्ट आइसोमेट्रिक व्यूज, आइसोमेट्रिक व्यूज हमने किए, कन्वेंशनल फॉर लाइन एंड मटेरियल्स, कैसे फर्स्ट एंगल में अगर आपकी लाइन है पैरेलल टू वीपी या पैरेलल टू एचपी या इंक्लाइंड, हमने इंक्लाइंड सिचुएशंस भी किए थे। ऑल्दो आपका नए वाले सिलेबस में इंक्लाइंड सिचुएशन नहीं है, बट हाँ पैरेलल वाले सिचुएशन हमने कितने सारे ड्राइंग किए थे, पॉइंट का प्रोजेक्शन, लाइन का प्रोजेक्शन, ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन, प्लेन्स का प्रोजेक्शन, हमने ये सारा कुछ किया था जो हमारे बेसिक वाले सिलेबस में था, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग ग्राफिक्स का सिलेबस हमने इससे पहले लीड के लिए कवर किया हुआ है। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड सॉलिड जैसे मैंने बताया, तो ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर एक कवर किया था। इसमें हमारे पूरी आई थिंक 3 से 4 क्लासेस का हमारे पास लेक्चर थे, हमारे 3-4 क्लासेस का लेक्चर रहा था, उसमें हमने ये सारा कुछ कवर किया था। लेकिन अब चलते हैं न्यू सिलेबस की तरफ। ये जो आपका सिलेबस है ना, उसको मैंने ऑलमोस्ट सेक्शन वाइज डिवाइड करके आप लोगों के सामने रखा है, ताकि आपको एक ब्रॉड व्यू मिले और बहुत ही क्लियर परसेप्शन आपका, बिल्कुल एकदम बहुत ही दूर तक परसेप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाए सब्जेक्ट को लेके कि यार क्या चीज है सर, बिल्कुल डिटेल में। पहला आपको नोट दिया हुआ है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस नीडेड टू बी अटेम्प्टेड। यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे बेटे, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस विल बी देयर, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कर रहे हैं सिर्फ 40। बेटे ये सोचो कि 7-8 यूनिट्स हैं आपके, ठीक है, ऑलमोस्ट अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो मोटा मोटी अगर मैं लमसम अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आपका 5 से 7 लेक्चर के बीच में आपका ये कवर होगा टोटल सिलेबस। क्योंकि अगर मैं एक एक यूनिट भी लेके चलता हूँ बहुत ही, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड व्यू में एकदम पढ़ाऊंगा, नो डाउट बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करेंगे टॉपिक्स। तो अगर मैं वैसे लेके चलूँ तो 5 से 7 लेक्चर्स इजीली आपका लेके चला जाएगा ये सिलेबस उसमें। और अगर आप देखो कि 50 क्वेश्चंस आएंगे यार, 50 क्वेश्चंस, वो भी सिलेबस इतना सारा सिलेबस है। ऑल्दो सिलेबस कम है लेकिन है थोड़ा डिटेल में, सिलेबस कम है लेकिन थोड़ा डिटेल है। तो मैं कह रहा हूं कि सिलेबस कम है, टॉपिक्स कम है पढ़ने को, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा डिटेल है। अगर आपने ये कवर कर लिया ना बेटे, ये 50 क्वेश्चन ना कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। क्योंकि एक्चुअली मैं नहीं कह रहा कि बहुत ही ज्यादा टफ आने वाला क्वेश्चन पेपर बहुत ही इजी आएगा सीरियसली, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली ऐसा हो रहा है और आप लोगों के लिए भी ये चीजें नहीं है, बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं होंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस देख के मैं ये बता पा रहा हूँ कि इसका जो कट ऑफ जाएगा ना, इजीली बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस अच्छा खासा जाने वाला है। तो इसीलिए ये सिलेबस इतना इजी है, आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली है। क्योंकि देखो अभी दिखाता हूँ, क्योंकि 11th-12th क्लास के बेस पे आपका सिलेबस डिजाइन है पूरा। ये अभी हमने जो किया वो बेसिक आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आया, आप लोगों ने क्लास में आंसर भी किए थे, हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे। यहाँ पे आपने बस 40 क्वेश्चन लगाने और 40 लिमिटेड नंबर ऑफ सिलेबस में से आने वाला है, लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स में से आने वाला है, ठीक है। देखो यूनिट 1 में अगर मैं बात करूं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है ये हमने किया है कवर क्लास में, लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स यहाँ पे थोड़ा सा इलाबोरेटेड है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हमने क्लास में किया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन हमने क्लास में किया, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स हमने लाइन में किए, क्लास में किए, और अभी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स भी हमने किया। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे आपका एक चीज अलग ऐड हो गया, यहाँ पे आपको सेट में भी है आपके जो, आपको अगर मैं दिखाऊं, ये देखो सिलेबस अगर हम करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल शोइंग मेन डिविजन्स ऑफ 10 mm एंड स्मॉलर डिवीजन ऑफ 1 mm। बेटा जो नॉर्मल स्केल आपका होता है और आइसोमेट्रिक स्केल होता है, उन दोनों में डिफरेंस है। और वो स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली जो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स है ना, उनको इजीली पता होगा ये चीजें, क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में किया होगा कॉलेजेस में ड्रॉ। बट जो नहीं है स्टूडेंट्स, उनको मैं बता दूं बहुत ही इजी, आपका 10 मिनट का टॉपिक है ये, मतलब कि जो एक्स्ट्रा चीज आई है इसमें 10 मिनट का टॉपिक है, बहुत ही इजी वे में हम लोग स्मूथली कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल, ठीक है, एक हमारा फर्स्ट ये है। उसके बाद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, मैं दिखा दूंगा आपको, ये सेकंड, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉन टू आइसोमेट्रिक स्केल और सॉलिड सच एज क्यूब, ठीक है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को आइसोमेट्रिक सॉलिड स्केल पे लेकर ड्रॉ करना है, रेगुलर प्रिज्म एंड पिरामिड, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे एग्जांपल्स एक एक करके लेंगे और पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। फिर कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कीपिंग द बेस साइड ऑफ द सॉलिड पैरेलल और परपेंडिकुलर टू वीपी और एचपी। जो बेस साइड है, चाहे तो वो आपका वीपी और एचपी क्या था बेटे, हमने क्लास में किया था, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और पीपी था एक प्रोजेक्शन प्लेन।
ठीक है, ये सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं। ये देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ये वीपी और अगर एचपी की अगर मैं बात करें, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। कहना चाह रहा है ये बेस आपका चाहे तो हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, या आपका वीपी से पैरेलल हो, मतलब ये कुछ ऐसे केसेस हैं। और ये सारे केसेस में आपका जो ड्राइंग है वो किस तरीके का बनेगा, ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बेटे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, आपको पता है कि हम जो ये प्रोजेक्शन करते हैं सर, इसमें 30 डिग्री का एंगल लेके चलते हैं। इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम डिस्कस करें इसको, अगर आगे थोड़ा सा डिटेल में, अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है ना, वो बेसिकली आपके 3 पार्ट में मोटा मोटी डिवाइडेड है। अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 3 टाइप्स में आप इसको पढ़ते हो। यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव, फिर आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ठीक है, ऑब्लिक, एंड थर्ड वन आपका आता है एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन में हमारा जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है ना, वो आ जाता है। ये देखो, दिस इज योर आइसोमेट्रिक, यहाँ पे डायमेट्रिक, और यहाँ पे आपका ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ये हमने आइसोमेट्रिक कवर करना है। बट क्या साथ में डायमेट्रिक क्या होता है, इसमें आइसोमेट्रिक के अगर मैं एंगल्स की बात करूं, हमारे पास अगर ये 3 एंगल्स हैं, अगर मैं कोई भी, अगर देखो ये देखो बेटे, अगर मैं ड्राइंग ऐसे मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं ड्रॉ करता हूं कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, हमारे पास ये 3 एंगल्स निकल के आते हैं बेटे। ये एक एंगल हमारा ये रहा, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ये हमारा बेस है, ठीक है, ऑलमोस्ट कभी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलो यहाँ बताते हैं, ये तो थोड़ा हो गया, कोई नहीं। ये देखो बेटे, ये देखो, ये ऐसे, अगर आपके ऑब्जेक्ट्स का जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका ओरिएंटेशन अगर ऐसा है, ठीक है, ये अगर ऐसा है, यहाँ पे आपका ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा ऐसे, ठीक है, ये आपका एंगल बन रहा है। ये तीनों एंगल की ओरिएंटेशन कैसे होती है, ये आपस में इनका क्या रिलेशन होता है। इसमें आइसोमेट्रिक में आपका ए एंगल इज इक्वल टू बी एंगल इज इक्वल टू सी एंगल। डायमेट्रिक में हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, इसमें हमारे पास 2 एंगल इक्वल होते हैं, बाई चांस ए इज नॉट इक्वल टू बी बट बी इज इक्वल टू सी। ट्राई में कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा आपका, A is not equal to B is not equal to C। ये एक्चुअली मैंने इसी का एग्जांपल नहीं लिया है, ये एक्चुअली मैंने आपको बताया कि कौन कौन से एंगल्स हैं। अगर मैं सपोज करूं A B C, ठीक है, तो ये है फर्दर क्लास में। आपको इसमें आइसोमेट्रिक में फर्दर पढ़ना है, सारे सॉलिड के प्रोजेक्शन कैसे कैसे बनेंगे, उनको कंबाइन करके कैसे प्रोजेक्शंस बनेंगे, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। जब क्लास लगाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो रही आपकी प्रोजेक्शन की बात, ठीक है, ये तो आपकी प्रोजेक्शन की बात रही। बट अगर मैं फिर आगे फर्दर बात करूं, इसके आगे सर क्या है, तो देखो ये हो गया यूनिट 1 में बस आपकी इतनी सारी चीजें हैं। यूनिट 1 देखो, यूनिट 2 अगर देखें, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2। अभी तक हमने बात की थी प्रॉपर एक सिंगल सॉलिड की यूनिट 1 में, ठीक है, जिसमें स्फीयर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागोनल, स्क्वायर शेप्ड, सारा कुछ चीजें अगर मैं कॉमनली एक एक सॉलिड की बात करूं। सेकंड यूनिट में आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस इन कॉम्बिनेशन है। पता चला एक हेक्सागोनल के ऊपर आपने स्फीयर रखा हुआ है, फिर उसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हो, तो ये सिचुएशंस आपकी यहाँ पे आएंगी। तो इसमें से भी एक एक सिचुएशन हम लोग फर्दर सारा कुछ कवर करेंगे, कैसे क्या सिचुएशन है, ठीक है, कहाँ ओरिएंटेशन रहेगी। इसमें मैंने आपको जैसे हमने डिस्कस किया था कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपके पास पॉइंट्स गिवन होंगे, है ना, नॉर्मल पॉइंट्स गिवन होंगे, और आपको बताना होगा कि फर्स्ट एंगल में आपका पोजीशन में जो फ्रंट व्यू बन रहा है वो टॉप में बनेगा, बॉटम में बनेगा, जो साइड व्यू है वो कहाँ बनेगा, फ्रंट टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू, मतलब ये सारी चीजें ना जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपके इन्हीं एरिया से उठ के आनी है, ना कि आपको वहां जाकर ड्राइंग बनानी है बेटी। आपको टेक्निकली पता होना चाहिए ना, ये ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और आपका फ्रंट व्यू आपका कहाँ बनेगा। आप ऑब्जेक्ट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फ्रंट व्यू आपका कहाँ बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन से 40 mm नीचे है तो आपका फिर फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। ओवरलैप क्या कर, कौन सा प्लेन ओवरलैप करेगा, ये सारी चीजें हम लोग एक्चुअली में कर चुके हैं डिटेल में। बट हाँ, फिर से ये सारी चीजें पढ़ेंगे इससे थोड़ा सा। और बेटा ये पूरा जो सिलेबस है ना, वो एक तरह से एक स्टेप अप है, हल्का सा एक स्टेप अप है, जो आपका बेसिक हमने पहले सिलेबस कवर किया। तो बेटा यूनिट 2 में तो आपका यही रहेगा। नेक्स्ट अगर चले यूनिट 3 की तरफ देखें, तो मशीन ड्राइंग। बेटा यहाँ मैंने 3 सेक्शंस में आपका सिलेबस डिवाइड किया था। अभी तक स्टार्टिंग में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग था, यूनिट 1 और यूनिट 2 आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड था। बेटे जो आपका मशीन पार्ट्स, ये आपका सिलेबस जो 3rd और 4th यूनिट आ गया ना, इसमें आपकी मशीन ड्राइंग आ रही है बेटे।
थोड़ा सा डिफरेंस है, मशीन ड्राइंग थोड़ा सा आपका हटके हो जाता है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग से। तो इसमें आपका मशीन ड्राइंग के टॉपिक्स हैं, ये दोनों थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, और फिफ्थ और सिक्स यूनिट थोड़ा सा और अलग है, सेवंथ यूनिट उसी में है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं मशीन ड्राइंग क्या है। इसमें बेसिकली देखो कॉमन ब्रैकेट में मशीन पार्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है आपका। तो इसमें है क्या, ड्राइंग ऑफ फुल साइज स्केल विद इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड्स क्या है, स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, स्क्वायर नकल, बीएसडब्ल्यू ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्थ थ्रेड, मीट्रिक, एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेड्स, बोल्ट्स क्या है बेटे, थ्रेड्स पढ़ने वाले हैं इसमें हम, थ्रेड्स। थ्रेड्स बेटे थ्रेड्स में इसमें भी स्क्रू थ्रेड्स, बहुत सारे वी थ्रेड्स, ठीक है, स्क्वायर थ्रेड्स, और उसमें भी एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड, स्क्रू पेयर्स, पैरेलल और टेपर थ्रेड्स। उसमें भी थ्रेड में आपकी जो टर्मिनोलॉजीज है थ्रेड की बेटे बहुत इंपॉर्टेंट। थ्रेड में भी ना मैं चाहता हूं, इसमें तो इसने एग्जांपल्स दिए हैं बेटा, जब आप थ्रेड पढ़ोगे तो थ्रेड में भी टर्मिनोलॉजी ऑफ थ्रेड पढ़ोगे। उसमें क्या है बेटे, पिच है, लीड है, थ्रेड एंगल है, आपके पास जो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनते हैं आपके, उसमें आपका रिलेशन है, डायामीटर और पिच में रिलेशन है। तो बेटे मेरे ख्याल से 100% देख लो आप, क्वेश्चन जो आपका बनने वाला है ना, बहुत ही ज्यादा स्कोप है ये एरिया से क्वेश्चन बनने में। क्योंकि थ्रेड्स में भी अगर मैं बात करूं तो इसमें ना जो रेशियो होता है, पिच का रेशियो होता है, डायमीटर का रेशियो होता है, आपके पास पिच गिवन होता है, आपका पूरा थ्रेड को थ्रेड आप एक बस आपको पिच गिवन हो, आप पूरा थ्रेड बना सकते हो। क्योंकि सारा डायमीटर और पिच का जो भी ओवरऑल कॉम्बिनेशन है, जो भी रेशियो है, वो सारा प्रॉपर होता है। अगर मैं एक सिंपल सा यहाँ पे आपको एक थ्रेड बना के दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं ऐसे, ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल लेता हूं थ्रेड्स। अगर मैं एग्जांपल लूं थ्रेड्स की बात करूं, ये देखो बेटे, ये ऐसे थ्रेड होगा आपका, लेकिन ये हल्का से इसकी टेंडेंसी ऐसे इसकी होगी, यहां से कर्व होता है, ये देखो ऐसे, ये बीएसडब्ल्यू थ्रेड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है बेटे, बहुत ही इजीली कवर करेंगे। ठीक है, इसका रेशियो होता है अलग हमारे पास, ठीक है, ये D/6 इसका रेशियो है ना। आपके पास यहाँ फुल, यहाँ से एक, यहाँ से अगर आप मैं मेजर करूँ, ये आपका एक पिच है ना, ये आपका ऑलमोस्ट यहाँ तक P/2 है, 0.5 P है आपका, यहाँ से यहाँ तक इसका मेजरमेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके इसके मेजरमेंट है, ये लेंथ आपका, दिस डिस्टेंस इसके मेजरमेंट है। बेटा सारा रेशियो पे डिपेंडेंट है, और आपको एमसीक्यू में सीधा रेशियो पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर थ्रेड्स की बात रही तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं लीड स्क्रू, व्हाट लीड ऑफ अ स्क्रू, व्हाट इज लीड ऑफ अ स्क्रू, है ना। एक क्वेश्चन मान लो आ गया, लीड ऑफ अ स्क्रू, डिफाइन लीड ऑफ अ स्क्रू। उसमें आपका क्या आ सकता है, हो सकता है ऑप्शन ए, आप लोगों के पास लीड ऑफ द स्क्रू में आपके पास ऑप्शन ए हो सकता है, गिवन डिस्टेंस मूव बाय अ नट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ अ बोल्ट। ऑप्शन बी, मूव बाय बोल्ट इन डिस्टेंस मूव बाय बोल्ट इन वन रोटेशन, या फिर मूव डिस्टेंस मूव बाय नट इन नट पर सेकंड, है ना, डिस्टेंस मूव बाय नट और बोल्ट इन वन रोटेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा लीड क्या है, व्हाट इज लीड सर, एक्चुअली जो थ्रेड है, थ्रेड में लीड क्या होता है, पिच क्या होता है ना। तो ये चीज आपको, सिंगल स्टार्ट थ्रेड क्या होता है, डबल स्टार्ट थ्रेड क्या होता है, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड क्या होता है ना, स्क्वायर थ्रेड, वी थ्रेड, ये सारा चीजें, ग्रुप्स कैसे होती हैं थ्रेड्स में, है ना, ये सारी चीजें करनी होंगी हम लोगों को, तब जाके ये चीजें कवर हो जाएगी। और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भाई, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं ये। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, बोल्ट्स हैं, है ना, बोल्ट में भी स्क्वायर थ्रेड, स्क्वायर हेड बोल्ट, हेक्सागोनल नट, स्क्वायर हेड, हेक्सागोनल हेड। बेटे जो भी हमारे पास नट्स और बोल्ट्स होते हैं ना, अगर आपके पास नेक्स्ट में ये ले लूं पेज, अगर मैं बात करूं जो भी बोल्ट होता है हमारे पास, अगर मैं बोल्ट की बात करूं, ये देखो मैंने बोल्ट बनाया, ठीक है बेटे। बोल्ट और रिविट में भी डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए रिविट में क्या चीज होती है और बोल्ट में क्या चीज होती है। तो ये चीज आपको बहुत काम आने वाली है। और हाँ, और थ्रेड में थोड़ा सा एक छोटा पार्ट, और जैसे हमारे पास इंटरनल थ्रेड्स, एक्सटर्नल थ्रेड होती है ना, तो इंटरनल थ्रेड में भी चलो यही बता देता हूँ, इंटरनल थ्रेड्स में भी जो हमारे थ्रेड का रिप्रेजेंटेशन है, वो भी हमारा एक टॉपिक है। देखो मैं दिखाता हूँ सिलेबस में, ये देखो फोर्थ यूनिट अगर मैं देखूं, कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेड्स, ये थ्रेड्स में भी इंक्लूडेड है बेसिकली, मैं आपको उसी सेक्शन में इसको बताऊंगा। ठीक है, तो इंटरनल थ्रेड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हो सकता है डायग्राम के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए एमसीक्यूज में, है ना। टाइप्स ऑफ स्टड, बेटा स्टड क्या होता है, जैसे थ्रेड हमने देखा। चलो अभी ना स्क्वायर हेड, ये पहले एक बार देख लेते हैं। जो हमारा बोल्ट है ना, बोल्ट में जो हेड्स है, अलग अलग टाइप के हेड्स इन बोल्ट, ये तो रही थ्रेड की बात।
इंटरनल थ्रेडिंग है तो किस तरीके से हमारी थ्रेडिंग होगी, है ना, किस तरह से उसको शो करेंगे। एक्सटर्नल थ्रेडिंग है तो उसको कैसे शो करेंगे। चलो ये तो क्लास में बताऊंगा मैं आप लोगों को। बाकी अगर मैं बोल्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कोई भी बोल्ट है, उसका हेड क्या हमारे पास स्क्वायर हेड है, अगर हमारे पास क्या हमारे पास सेमी सर्कुलर हेड है ना, अगर हमारे पास हेक्सागोनल हेड है, हो सकता है हमारे पास हेक्सागोनल हेड हो, जो भी हमारे पास ये देखो ऐसे कुछ इस तरीके का देखा होगा आप लोगों ने। जो भी बोल्ट है, बोल्ट में भी अलग तरीके के बोल्ट्स आते हैं, ये कुछ इस तरीके का बोल्ट भी आपके पास होता है ना, दिस टाइप, यहाँ पे थ्रेडिंग हो रखी होगी आपकी, है ना। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ बोल्ट्स क्या क्या है, वो सारी चीजें होंगी इसमें, है ना। फिर इंटरनल थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड, ये सारी चीजें देख लेंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। हाँ, स्टड की बात करते हैं बेटे। स्टड में क्या होता है ना, स्टड में दो एंड्स होते हैं आपके पास। जैसे एक अगर ये मिड पार्ट है आपके स्टड का, ठीक है, एक एंड ये है और एक एंड आपका ये है, और दोनों एंड में थ्रेडिंग होती है, दोनों एंड में थ्रेडिंग होती है, ये इसको आप स्टड बोलते हो। स्टड में भी आपके पास प्लेन स्टड है, स्क्वायर स्टड है, कॉलर स्टड है, तो इसके सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ना, प्लेन, स्क्वायर, कॉलर, ये सारी चीजें, इसमें तीन पार्ट्स हैं बेसिकली इसके। उसके बाद फिर देखो काउंटर संक, स्नैप हेड, फ्लैट हेड, ये सारा चीजें सारा आपका उसी में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ स्टड में वो सारी चीजें देखने वाले हैं। इसके स्टड्स में भी इसके फर्दर डायमेंशंस हैं, रेशियोज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रेशियोज। तो वो रेशियोज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे एक एक स्टड की डिजाइन होती है, कैसे आप ड्राइंग करते हो। क्योंकि बेटे आपको ड्राइंग वहां करना नहीं है, बट आपको करना आना चाहिए, क्योंकि तभी आप वहां से एमसीक्यूज में ऐसा कर पाओगे। अगर करने आने का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास हमारे पास अगर पिच की वैल्यू 40 mm है बेसिकली मान लो, या हमारे पास पिच की वैल्यू 10 mm मान लेते हैं, तो हमारी d/6 क्या हमारे पास ये d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, है ना। हमारे पास d/6 अगर डायमीटर हमारा 10 mm है तो d/6 यहाँ पे ये d/6 हमारी वैल्यू है। ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, अगर मैं थ्रेड की बात करूँ, तो आपको रेशियोज इस तरीके से पता होनी चाहिए ना कि आप इजीली सारे डायमेंशंस कैलकुलेट कर लो। हो सकता है आपको एक डायमेंशन सिंबल दे दिया हो, पिच की वैल्यू दे दी हो, आपको बताया गया हो कि इसमें सारे डायमेंशंस अलग अलग पूछ ले गए हों, आपके पास ऑप्शन हो जिसमें आपके पास थ्रेड की विड्थ हो, लेंथ हो, हाइट, ये सारा कुछ आपको बताना हो, तो ये चीजें इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। थर्ड, अगर मैं बात करूं मशीन ड्राइंग की बात करूं, इसमें असेंबली, इसमें थोड़ा और डीप में चीजें, थोड़ी सी हल्की सी चीजें ऐड ऑन है, डिसअसेंबली एंड असेंबली ऑफ मशीन ड्राइंग, यानी कि इसमें पार्ट्स की आप बात करेंगे, जिसमें बियरिंग और बुश बियरिंग की बात हो रही है। पहले बेटा बियरिंग कहाँ यूज करते हैं, शाफ्ट्स के लिए यूज करते हैं, बुश बियरिंग कहाँ यूज कर सकते हैं ना। कॉटर क्या होता है, दो शाफ्ट्स को कट करने के लिए कॉटर, जिप्सन कॉटर, स्लीव्स कॉटर, नकल कॉटर भी होता है, बट इसमें है नहीं, नकल कॉटर भी होता है। अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉटर्स है। स्लीव एंड कॉटर जॉइंट्स को कौन से शाफ्ट्स के लिए यूज करते हैं, है ना। जो बुश बियरिंग है, ओपन बियरिंग है, उसमें आप स्लो स्पीड के लिए यूज करते हो। बुश बियरिंग है, इसमें आप हैवी लोड, है ना, हैवी लोड्स एंड मीडियम स्पीड के लिए यूज करते हो, मीडियम स्पीड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, विच टाइप ऑफ बियरिंग्स आर यूज्ड फॉर बियरिंग हैवी लोड्स विद मीडियम स्पीड। ऑप्शंस होंगे आपके पास, है ना। फॉर स्लो मूविंग स्पीड्स आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे बुश बियरिंग की मैं बात करूं तो अंदर आपका बुश होता है, उसमें आपका सॉफ्ट मटेरियल होता है ना, ब्रास, आपके पास SnCuZn मटेरियल का, गन मेटल का, या आपके पास इंटरनल उसका बुश होता है ना। तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वो रिपेयर भी हो जाते हैं। तो आपको मटेरियल पता होने चाहिए फिर। तो ये चीजें यहाँ इस एरिया से आपके क्वेश्चन ज्यादा कुछ बन सकते हैं, है ना। तो इतना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको छोटी छोटी चीजें कवर करनी है। हो सकता है हर यूनिट के लिए आपको कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इसमें ओपन बियरिंग, बुश बियरिंग है, इसमें और भी अलग कई तरह के आपके पास बियरिंग्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बुश बियरिंग के अलावा बियरिंग्स में और भी, जैसे टर्मिनोलॉजीज की मैंने बात की थी ना, तो बुश बियरिंग और ओपन बियरिंग में भी आपके टर्मिनोलॉजीज हैं। वो टर्मिनोलॉजीज क्या 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 हैं, उनकी ड्राइंग कैसी होती है, मतलब कि कैसे दिखते हैं, सेक्शनड व्यू कैसा है उनका, वो सेक्शनड व्यू भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके वॉशर आ रहे हैं, है ना, जो आपका नट और बोल्ट है, नट और बोल्ट के बीच में हम लोग वॉशर लगाते हैं। उसमें भी एक प्लेन वॉशर होता है, एक वॉशर आपने देखा होगा कटा हुआ होता है ना, स्प्रिंग वॉशर बोलते हैं, है ना। तो वॉशर भी कौन से टाइप्स के हैं, उनके क्या डायमेंशंस हैं, उनके क्या क्लासिफिकेशंस हैं, क्या यूजेस है, पर्पस क्या है उनका। तो ये चीजें क्वेश्चंस आ सकती है यहाँ से, ठीक है। इतना कुछ हैवी हार्ड क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला है, रॉकेट साइंस नहीं आने वाला है। इन्हीं चीजों, इन्हीं टॉपिक्स के बीच में आपके पास क्वेश्चंस निकल के आएंगे। वो आपने ढूंढना कैसे आएंगे क्वेश्चंस, हम भी आपको क्वेश्चंस बना के देंगे।
आप लोग प्रैक्टिस लगाओगे, क्वेश्चन करोगे, हो जाएगा। टाई रॉड एंड पाइप जॉइंट, लास्ट टॉपिक देख रहे हो आप, टाई रॉड एंड पाइप जॉइंट्स है। इसमें भी आपका जो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं, आप जैसे पाइप में भी जॉइंट्स होते हैं हमारे पास, है ना, और किसी दो सेक्शंस को जॉइंट उनकी जॉइनिंग होती है टाई रोड्स और पाइप जॉइंट्स की हेल्प से, वो सारी प्रोसेस देखेंगे। टाई रोड जॉइंट को ही हम टर्न बगल जॉइंट बोल देते हैं, तो यहाँ पे टर्न बगल लिखा हुआ है, उसको कंफ्यूज मत होना, वही टाई रोड जॉइंट है, ठीक है। तो आपको ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है ये टाई रॉड्स वगैरह, है ना। तो कैसे पावर ट्रांसमिट करते हो, एक्चुअली यहाँ से पावर ट्रांसमिशन में हम घुस गए। जैसे हम बियरिंग में आए, है ना, जॉइंट्स में आए, क्वार्टर्स में आए, टाई रोड में आई, हम पावर ट्रांसमिशन में घुस गए। देखो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग देखी बेसिक, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में थोड़े से प्रोजेक्शंस देख लिए, फिर मशीन ड्राइंग देखी हमने, थ्रेड्स में आए, स्क्रूज में आए, है ना। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा शिफ्ट हुए, फिर हम पावर ट्रांसमिशन की तरफ थोड़ा सा बढ़े। तो कैसे कैसे शिफ्टिंग हो रहा है, कैसे ट्रांजिशन हो रहा है हर दो यूनिट्स में, वो देख रहे हो। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा हमने ये ओवरऑल करके पूरा टॉपिक हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। रिविट्स और रिविटेड जॉइंट्स भी हमारे टाइप्स ऑफ रिविट है ना। उसमें भी जॉइंट्स हमारे बट जॉइंट बन रहा है, लैप जॉइंट बन रहा है, सिंगल रिविटेड है, डबल रिविटेड है, कैसे करेंगे ये सारी चीजें कवर करेंगे। रिविट्स में भी आपके स्नैप हेड रिविट्स होते हैं, पैन रिविट्स होते हैं, पैन हेड, है ना, CSK टाइप ऑफ हेड्स आपके रिविट्स होते हैं, है ना, कर्व्ड। उसके बाद फिर फ्लैट हेड रिविट्स आपके कुछ होते हैं। तो ये चीजें सारी हमको कवर करनी है। तो इतना ही है सिलेबस भाई, इतना ही है सिलेबस आपका, लिमिटेड है लेकिन थोड़ा सा डीप में है भाई, क्योंकि एक सिलेबस के फर्दर कुछ क्लासिफिकेशंस है ना। जैसे हमने प्रोजेक्शन की ही मैं बात करूँ तो उसमें आपको एक रेक्टेंगल के लिए भी देखना है, स्क्वायर के लिए भी देखना है, प्रिज्म के लिए भी देखना है, हेक्सागन के लिए भी देखना है, ट्राइंगल के लिए भी देखना है। तो फर्दर क्लासिफिकेशन थोड़े ज्यादा है, इसलिए थोड़ा डीप में है, लेकिन सिलेबस आपका कम है। तो बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। सिलेबस बहुत ही कम है ना, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे से अगर किया जाए कवर, बहुत ही डिटेल्ड वे में अगर कवर किए, तो बहुत ही इजीली आप अटेंड कर सकते हो। मार्क्स बहुत बहुत इजी रहने वाला है। इट विल बी केक वॉक, बहुत अगर ध्यान से अगर चीजें कर ली तो मेरे हिसाब से तो इतना ज्यादा टफ है नहीं किसी भी स्टूडेंट के लिए, है ना। बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जो आपका बेसिक पार्ट है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, उतना तो हमने वैसे भी करना ही है, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट ने अगर इतनी सारी चीजें कवर करनी है तो उसको वो बेसिक करना ही पड़ेगा, वो उतना पार्ट वहां से आना ही पड़ेगा। तो ये उसके बाद की चीजें, जैसे मैंने बताया, एक स्टेप अप है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों के लिए। ये था थोड़ा डिटेल डिस्कशन कि हमारे कैसे क्वेश्चंस किस किस यूनिट से, क्या क्या चीजें हैं यूनिट में एक्चुअली है क्या। ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा बहुत, आप लोगों को पता लग गया होगा थोड़ी चीजें कि कहाँ से हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली हो गए होगी सिलेबस के साथ। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। मिलते हैं फिर क्लास में। एक्चुअली अभी थोड़ी देर बाद अभी क्लास है स्टूडेंट्स की, फर्स्ट सेकंड थर्ड बैच की ऑनलाइन क्लास है। तो क्लास में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा वैसे सोम चल रहा था सब्जेक्ट, ठीक है, और इसके बाद करते हैं ये स्टार्ट। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। तो बढ़िया से करो, बहुत ही जबरदस्त पेपर जाएगा, नो डाउट, ठीक है। तैयारी करते हैं और घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सर आपके साथ है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो वंस अगेन मिलते हैं फिर क्लास में, आगे फर्दर इस सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे सेक्शन वाइज सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे, यूनिट वाइज सारी चीजें क्लियर करते जाएंगे, तो वहां पे आपको बहुत ही डिटेल में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।